हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। ये 100% फ्री एजुकेशन का मतलब है कि 100%, यानी कि यहाँ पर आकर आप किसी भी क्लास में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी आप किसी भी क्लास के वीडियो को देख सकते हैं। कितने ही वीडियो देख सकते हैं, एक वीडियो को कितनी बार ही देख सकते हैं। तो इसका ये नहीं है कि आपको ये है कि 2 वीडियो दिखाया और उसके बाद हम तीसरे वीडियो के लिए बोलें कि नहीं आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वीडियो देखिए, कितनी बार भी देखिए, आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो अब ये पेमेंट नहीं करना है तो वीडियो देखने हैं, ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये वीडियो मिलेंगे कहाँ? तो ये वीडियो आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और दूसरा आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये तीनों में से आप किसी भी जगह जाएंगे, आपको वीडियो देखने के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। इवन जब आप हमारी वेबसाइट पर या हमारे ऐप पे आते हैं तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से अरेंज मिलेगी। आपको एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक खोजने के लिए इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक चीज़ क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, आपका चैप्टर वाइज, आपका टॉपिक वाइज, पैटर्न वाइज सभी कुछ टोटली अरेंज है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, सारा चैप्टर है, कोई भी चैप्टर ओपन करेंगे, सारी चीज़ें टॉपिक वाइज अरेंज हैं, सारा पैटर्न आपके लिए कंप्लीट है। आप यहाँ पर आकर सभी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो सभी कुछ यहाँ पर आपको जितना है सब फ्री मिल रहा है। यहाँ पर कंटेंट जितना दिया जा रहा है बहुत ही उम्दा है। टीचर्स हर एक पॉइंट को आपको बहुत ही डिटेल के साथ समझाते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, तो आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। इवन जब आपके टेस्ट या एग्ज़ाम्स होते हैं तो उस दौरान भी आपके लिए हम सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं आपके लिए, रिविजन्स हैं, बहुत कुछ हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपके एग्ज़ाम के टाइम भी आपको प्रिपेयर कराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने बस आपको पढ़ा दिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हम आपका साथ हमेशा पूरे साल रहते हैं, आपके सारी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट कराते हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जितनी भी मिल रही हैं सब फ्री हैं, तो इनका फ़ायदा उठाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे साथ बने रहिए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हमारे 10th में 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कोर्स बी का लेखन का टॉपिक है लघु कथा लेखन। कथा मतलब कि कहानी लिखी जाती है। कहानियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन यहाँ आपको लघु यानी कि छोटी कथा लिखनी है। अब लघु कथा कैसे लिखते हैं, इसकी लिखने के क्या क्या सावधानियाँ हैं, इनमें कैसे मार्क्स मिलते हैं, सभी कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लघु कथा के लेकर आए हैं जो पिछले कुछ सालों में आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात मैं कर रही हूँ। तो किस तरीके के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और आपको कैसे लघु कथा लिख रही हैं, आज हम इसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसीलिए इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहा गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पिछले कुछ सालों में रिपीटली पूछे गए हैं, इसलिए लेकर आई हूँ। और इससे आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके आगे आने वाले साल में कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। यहाँ पर तो लघु कथा जब भी आप लिखेंगे ध्यान रखिए, या तो आपको शीर्षक दिया रहेगा या कोई मुहावरा दिया रहेगा, कोई उक्ति दी रहेगी, आपको उस पर लघु कथा लिखनी है। अंत में एक चीज़ आपको सीख ज़रूर देनी है। जो भी कथा लिखेंगे उससे आपको क्या सीख मिल रही है ये लिखना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, यदि मैं समाचार पत्र होता, विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। अब यहाँ पर आपको टॉपिक नहीं दिया गया, आपको एक विचार दिया गया। अगर मैं ये होता तो मैं क्या करता, क्या क्या कर सकता था, क्या क्या मैं बदल सकता था, तो इस पे आपको एक कथा बनानी है। तो ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनमें समझ में नहीं आता कि हम अपने विचार व्यक्त करें या इसमें हम कहानी बनाएं। तो इसको हम कैसे कहानी में तब्दील करेंगे, अब ये देखिए क्या है। यदि मैं समाचार पत्र होता तो सुबह उठते ही लोग मेरे आने का इंतज़ार में उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा करते। अब आपके घर में देखिए न्यूज़पेपर आना होता तो पापा कैसे अंदर बाहर, किसी दिन अगर देर हो जाए तो बाबा आज न्यूज़पेपर वाला नहीं आया, दादू बोलने लगते हैं अरे भाई न्यूज़पेपर नहीं आया, कहाँ गया, होता है ना। तो कितना बेचैनी से लोग जो है न्यूज़पेपर के आने का इंतज़ार करते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ मेरी एक एक खबर पर नज़र दौड़ाते तो बच्चे खेल की रोचक जानकारियां, बच्चों का कोना,
पर महिलाएं मुझ में दी गई व्यंजनों की रेसिपी को जानने की बेताबी दिखाते। तो घर का एक हर सदस्य मेरे बारे में होता। जहाँ बड़े जो हैं सारा दुनिया, देश दुनिया की खबर चाहते हैं, वहीं बच्चे जो हैं वो जो बच्चों का एक कोना आता है जिसमें पहेलियाँ होती हैं, कुछ अंतर ढूंढो होता है, कुछ छोटे छोटे चुटकुले या कहानियाँ होती हैं, उन सभी को पढ़ते। तो वही महिलाएं क्या करती, उसमें छपी हुई रेसिपीज़ को देखकर जो है देखना चाहती, ताकि उन्हें घर में बना सके। सबका प्यार और लाडला मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमता रहता। भाई मैं सबका लाडला, सब चाहते हैं, तो मुझे एक हाथ से दूसरे हाथ में सब लोग लेते रहते हैं। सबका प्यार पार मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता, यानी कि मुझे सबका प्यार मिलता तो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता। लेकिन दिन ढलने के साथ ही सब प्यार भी खत्म हो जाता और मुझे रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता, जो कि मुझे बिल्कुल सुहाता नहीं। भाई यही होता है न्यूज़पेपर के साथ, होता है कि नहीं होता है? सुबह सुबह जहाँ उसका इंतज़ार होता है, वहीं शाम तक वो क्या होता है, पुराना हो जाता है, तो सब उसको एकदम किनारे फेंक देते हैं। यदि मैं समाचार पत्र होता तो सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनता तथा उनमें होने वाले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता। तो यहाँ पर जो इतनी बड़ी समस्याएं हैं वो भी उजागर करता। मैं अपने पारंपरिक सफ़ेद काले रंग रूप को त्याग कर रंग बिरंगा आकर्षक बन जाता। अब किस तरीके में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, व्हाइट पेपर रहता है, उसमें ब्लैक अक्षरों से छपता। अब वो कहते हैं अगर मैं पेपर होता तो मैं चेंजेस करता, यानी कि मैं हूँ कलरफुल हो जाता। अपने चुटकुलों से लोगों को गुदगुदाता, सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी होता। जितना भी आयु वर्ग है सबके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता। लोगों को शिक्षा, तकनीकी, रोजगार, विवाह, जमीन जायदाद आदि अनेक प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराता। तो न्यूज़पेपर में सभी कुछ चीज़ें होती हैं। भाई लोग कहीं लड़कियों के लिए लड़के ढूंढते हैं तो लड़कों के लिए लड़कियां ढूंढते हैं। कोई व्यापार के बारे में जानना चाहता है, कोई ऐड निकलवाना चाहता है, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें न्यूज़पेपर में होती, तो मैं यही सारी चीज़ें करता। इस प्रकार मैं लोगों को केवल खबर ही नहीं देने का जरिया नहीं बल्कि उनके ज्ञानवर्धन, मनोरंजन का साधन भी बनता। तो सिर्फ मैं उनको खबरें नहीं देता, उनके ज्ञान को भी बढ़ाता। देखिए बहुत सारी ज्ञान वाली चीज़ें भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें जरिया ही नहीं, ज्ञानवर्धन, मनोरंजन का साधन भी बढ़ता। मैं लोगों के जन चेतना फैलाता। लोगों में क्या, जन चेतना, यानी कि जो लोग जिस बारे में नहीं जानते उनको वो नॉलेज देता और उनका ज्ञान बढ़ता और उनकी चेतना जगती। उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने में सहायक होता। अब न्यूज़पेपर में एक पेज ऐसा होता है जिसमें पाठकों, जो हम लोग जैसे रीडर्स हैं, तो हम लोग अगर कोई समस्या होती है, कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए हम न्यूज़पेपर में लेटर लिखते हैं। तो वो लेटर जो है न्यूज़पेपर में छापा जाता है। तो उस पृष्ठ को बोलते हैं संपादकीय पृष्ठ, और वहाँ पर क्या होता है, पाठकों का पत्र जो है वो छपता है। तो वो वहाँ पे क्या होता है, समस्या में बताता और उसके ज़रिए प्रशासन उसकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करती। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती कि संपादक किसी दबाव में आकर खबरों के साथ छेड़छाड़ ना करे। क्या होता है, बहुत सारे संपादक होते हैं, बदलते हैं अपने अनुसार, लेकिन मैं क्या करता, मैं जैसी खबरें हैं वैसे ही दिखाता, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं होने देता। ना ही किसी के साथ पक्षपात करें, वरन सच्चाई को जनता के सामने लाएं। इस तरह मैं स्वयं को सार्थकता प्रदान करता। तो एक न्यूज़पेपर के ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, समाचार पत्र के ऊपर। तो वो पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन मैं करता। मैं सही रूप में जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए बना हूँ, मैं वही काम करता। ठीक है, तो ये हमने एक पूरी लघु कथा लिखी कि किस तरीके की अगर मैं होता तो मैं क्या क्या करता। इसको मैंने पूरी एक कहानी में बनाकर लिख दिया। अब इससे क्या सीख मिल रही है, देखिए लघु कथा में अंत में सीख ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समाचार पत्र पढ़ना लाभदायक होता है। इस पूरी लघु कथा पढ़ने के बाद क्या हुआ, किसी भी वर्ग का लोग हो, बच्चा हो, बड़ा हो, यंग, आपका कह रहे हैं जवान व्यक्ति हो, वो प्रौढ़ व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर किसी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना हमेशा लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें हर एक चीज़, हर एक वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होता है। तो इसलिए जब भी आपको थोड़ा सा समय मिले, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। जो लोग भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आप में से मैं जानती हूँ अधिकतर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे, तो आज से इस चीज़ को बांध लीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़िए। इससे जो है ना, आप लोग यहाँ एक आता है ना करंट अफेयर्स,
तो ये सारे करंट अफेयर्स आपको वहीं पे मिलेंगे, आपको बहुत तरह की नॉलेज मिलेगी, इतना आपको गूगल पे सर्च करने पे भी नहीं मिलेगा। तो मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाइए और न्यूज़पेपर से दोस्ती कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए आते हैं अब अपनी दूसरी लघु कथा पर। क्या है? गंगा और मैं। गंगा आप जानते हैं क्या है? हमारे देश की प्रसिद्ध नदी है जो बहुत पूजनीय है, उसके बारे में। अब गंगा और मैं विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। ध्यान रखिए यहाँ पर जो ये आपको वर्ड्स दिए रहते हैं लिमिट, इन वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखना है, यानी कि 100 से नीचे नहीं जाना और 120 के ऊपर नहीं जाना। इतनी वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको पूरी लघु कथा खत्म करनी है। कभी भी शब्दों की लिमिट के साथ खिलवाड़ नहीं करिएगा, ध्यान रखिए। जो वर्ड लिमिट है उसी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने ज़रा सा भी कम या ज़्यादा किया तो एग्जामिनर के सामने आपकी इमेज उसी समय गलत साबित हो जाएगी और वो ये समझेगा कि आप एक जो है आज्ञाकारी शिष्य नहीं है। ठीक है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आप वो पढ़ते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, तो उसके दिमाग में आपकी वैसी इमेज बनेगी, फिर आपकी कॉपी भी वैसी चेक होगी। ठीक है, और दूसरा ज़्यादा आप लिखोगे तो क्या होगा, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, एग्जामिनर उस उतना समय नहीं देगा। तो जितनी वर्ड लिमिट है उसी के अंदर लिखो। अब यहाँ पर आज का टॉपिक है गंगा और मैं। यह देखिए अब क्या है इसमें, हम गंगा से कैसे परिचित हुए, क्या हुआ, ये सभी पे एक कहानी बना दीजिए। मैं बनारस जा रहा और वहीं पला बड़ा। क्या है? मैं बनारस में रहा और वहीं पला बड़ा। बनारस तो आप जानते हैं। फिर बचपन में, बनारस में ही गंगा नदी है, आपको पता है ये चीज़। बचपन में अक्सर पिताजी मुझे अपने साथ गंगा नदी के तट पर ले जाया करते थे, अतः मेरी जुड़ाव बचपन से ही उसके साथ रहा। किसके साथ? गंगा नदी के साथ रहा। बड़े होने पर गंगा मैया के पास जा शांति और सुकून की अनुभूति होती है। मतलब जो चीज़ें हमें बहुत सुख प्रदान करती हैं, अगर हम वहाँ जाते हैं तो हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई कि जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको बहुत सुकून प्राप्त होता है। प्रत्येक निर्मल, पवित्र व कलकल करते जल में स्नान करने पर एक अनोखी ताजगी से मन भर जाता है। तो देखिए, एक तो हमारी आस्था है कि वो एक पवित्र नदी है, हम उसको माँ मानते हैं। जैसे हम अपनी माँ की गोद में पहुंचकर सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं, तो अगर हम एक नदी को अपनी माँ की संज्ञा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब हम उसके जल में प्रवेश करेंगे तो हमें उतनी ही शांति और सुकून प्राप्त होगा। स्नान करने पर अनोखी ताजगी से मन भर जाता है। शाम के समय गंगा की आरती का दृश्य निराला होता है। दूर देशों से अनेक लोग उसे देखने आते हैं। तो अब हमें यहाँ गंगा नदी पर एक कथा बनानी है और मैं उससे किस तरह जुड़ा हूँ ये आपको बताना है। तो वही चीज़ें बताई कि मेरा जुड़ाव कैसे हुआ, अब मैं कैसे, तो यहाँ पर अपनी एक कहानी, आपका जुड़ाव गंगा नदी के साथ कैसा हुआ ये कहानी आप बता रहे हो। तो गंगा नदी से मैं ही नहीं जुड़ा, बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए गंगा आरती को। लेकिन एक दिन वहाँ घटी घटना को याद कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जिसको देखकर मैं परेशान हो गया। क्या है? मैं अपने एक मित्र के साथ गंगा घाट गया। वर्षा के दिन थे। वर्षा के दिनों में क्या होता है, नदियाँ बहुत उफान पे होती, बहुत तीव्र गति होती है उनकी। गंगा अपने पूरे उफान पर थी। अचानक मेरे मित्र का पैर फिसला और अगले ही पल वह गहरे पानी में हाथ पैर मार रहा था। गंगा, जो भी तट होते हैं ना, तट पे जो सीढ़ियाँ बनी होती हैं, या सीढ़ियाँ भी नहीं है, आसपास जो पत्थर होते हैं वो बहुत स्लिपरी होते हैं, क्योंकि उनमें काई होती है और पानी चूकी रहता है, तो जो मिट्टी रहती है वो भी बहुत स्लिपरी हो जाती है। तो जरा सी आप सावधानी रखेंगे ना तो आप तुरंत ही पानी में चले जाएंगे। यही उसके मित्र के साथ हुआ। यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं घबरा कर चीखने लगा। लोग जमा होने लगे, लेकिन पानी का बहाव देख किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पानी बहुत तीव्र होता है। जब आपने अगर देखा होगा बारिश के समय में वाटर लेवल बढ़ जाता है, पानी जो नदी का स्तर होता है बढ़ जाता है, और जो उसमें लहरें उठती, क्योंकि इतना वेग से पानी आता है तो पानी उतनी तेज़ी से बहता भी है। तैरना भी नहीं जानता था। अब मेरी इतनी, क्योंकि भाई मेरे को स्विमिंग नहीं आती थी, अतः मैंने ही उसे बचाने का निश्चय किया। तो मुझे आता था तैरना और मैं पानी में कूद गया।
मैं गंगा मैया का नाम ले कूद गया, उसे बचाने में मेरे भी हाथ पांव फूल गए, लेकिन मैं सफल रहा। लोगों ने हमें तत्काल अस्पताल पहुंचाया। स्विमिंग आती थी इससे मैं कूदा। अब चूंकि वेग इतना ज़्यादा था कि उसमें उतनी ही मेहनत, जैसे पानी अगर कम है या उसमें इतनी स्पीड नहीं है तो हमें इतना ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारना पड़ता, लेकिन जब पानी बहुत तेज होता है तो हमें उसके लेवल में लाने के लिए हाथ पैर बहुत ज़्यादा मारने पड़ते हैं। और दूसरा, हमें दूसरे को बचाना है तो उसके लिए तो और मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो देखा सब मेरी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। अब अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में जब होश आया तो सब वाहवाही कर रहे थे और मैं बार बार मन ही मन गंगा मैया का धन्यवाद करा, क्योंकि मेरी इतनी आस्था थी कि वो मेरी माँ है तो उन्होंने मुझे बचा लिया। धन्यवाद कर रहा था। मुझे ही पता है कि मैया ने ही मेरी सहायता की थी, वरना उस दिन मैं और मेरा मित्र काल के गाल में समा चुके होते। जय हो गंगा मैया की। तो अब यहाँ पर मैया ने साथ ना दिया होता तो क्या होता, उस वेग के साथ मैं बह गया होता। तो यहाँ पर एक हमारी, जब हम किसी पे विश्वास करते हैं ना तो हमारा जो उस पर विश्वास होता है वो हमारी हिम्मत को बढ़ा देता है। तो इनको गंगा मैया पे विश्वास था तो उसी विश्वास के साथ वो कूदे और उनकी हिम्मत उतनी बनी हुई थी जो उन्होंने उनकी आस्था के साथ उन दोनों को बचा लिया था। तो अंत में क्या बोला, गंगा मैया की जय। अब इस पर हमें सीख क्या मिल रही है, क्या है, समय पर अपनी त्वरित सूझबूझ व बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। हम सभी पढ़े लिखे समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो घटनाएं जो है ना वो एक बैग घटती हैं, मतलब ऐसे तुरंत ही घट जाएंगी। उसके लिए हमें पास सोचने समझने का भी समय नहीं होता। तो हमेशा क्या है, जब भी कोई घटना घटे तो अपनी सूझबूझ से हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इस बच्चे ने लिया। तो ये चीज़ हमें सीख होती है कि हमारे जीवन में हमेशा जब भी कोई घटना घटे, हम ये नहीं करें इतनी बड़ी घटना घटे किसी के जीवन में ना घटे, लेकिन अब छोटी मोटी घटनाएं तो घटती रहती हैं। जैसे कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, उसी बीच एकदम से कोई गाड़ी आ जाए तो हमारा क्या मूवमेंट रहेगा, हम आगे को दौड़ेंगे, पीछे को जाना है, ये हम प्रेजेंट मोमेंट में ही डिसाइड करते हैं। तो उस पर आप अपनी तुरंत बुद्धि से, सूझबूझ से निर्णय लीजिए और उसको तुरंत करिए। नेक्स्ट लघु कथा लेखन का हमारे पास में टॉपिक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। ये हमारी कविता है ना, मनुष्यता। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो कि मृत्यु होना, मृत्यु से करो डरो कभी। तो ठीक है ना, तो वो कविता की ही एक लाइन है और इस पर हमें पूरी पूरी लघु कथा बनानी है। अब यहाँ पर जो दिया है ना, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब हमें मनुष्य योनि अगर प्राप्त हुई है तो किस लिए है, ताकि हम दूसरों की मदद करें, और उसमें अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो अफसोस नहीं करना चाहिए, मतलब हमें मरने से डरना नहीं चाहिए। और बेसिकली अगर इसको बोलें तो हमें परोपकार करना चाहिए, मनुष्यता करनी चाहिए। एक बार मैं और मेरा दोस्त अमित समुद्र के पास बैठे थे। यद्यपि अमित मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, परंतु हम दोनों में गहरी मित्रता थी, मतलब एज डिफरेंस के बाद भी हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे। हर रविवार को छुट्टी के दिन हम समुद्र तट पर जाते और कुछ देर तैरते। अमित ठीक ठाक तैर लेता था, जबकि मैं गहरे पानी में तैरना अभी नहीं सीख पाया था। तो मतलब मित्र जो मेरा था अमित, वो काफ़ी अच्छा मतलब ठीक ठाक तैर लेता था, लेकिन मेरे को ज़्यादा नहीं आता था, तो मैं गहरे पानी में नहीं जाता था। तभी हमने एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष की थी, जो बार बार पानी के पास जाते और फिर डरकर वापस आते देखा। उसे देख हमें हंसी आ रही थी। तो क्या था यहाँ पर, लगभग 10 साल का, भाई छोटा बच्चा हुआ ना, तो वो पानी के पास जाता। अब जब समुद्र के पास अगर आप लोग गए हो तो आप लोगों ने देखा हो, जब हम पानी जाते हैं, पानी जब आता है तब वो हमें धक्का देता है, और जब वो वापस जाता है तो हमें अपने साथ खींचता है। तो वो बच्चा उस पानी से डर रहा था, ये देख के हम लोगों को हंसी आने लगी। फिर हम वहाँ से उठकर भेलपूरी लेने चले गए। लौट कर आए तो देखा एक आदमी किनारे खड़ा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। समुद्र की तरफ देखने पर पता चला कि यह वही बालक है जिसे हमने थोड़ी देर पहले समुद्र के पास खेलते देखा था। यानी कि वो बच्चा जो समुद्र से डर रहा था, वो पानी के खिंचाव से समुद्र में चला गया था, और वो क्या कहते हैं, एक लड़का आदमी ने उसे देखा और बचाओ बचाओ वो चिल्ला रहा था। पहले समुद्र के पास खेलता देखा। मुझे गहरे पानी में तैरने का अनुभव ना था, लेकिन तभी अमित ने अपनी कमीज उतार कर पानी में छलांग लगा दी। तब तक काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो गई थी। हमने फ़ोन कर एम्बुलेंस भी मंगवा ली, लेकिन अमित और वह लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अनिष्ट की शंका से मेरा दिल जोर से धड़कने लगा।
तभी हमने उन्हें किनारे की तरफ आते देखा। अब जब नहीं दिखाई दे रहे थे तो पानी इतनी तेज उफान मारता है ना किनारे के साइड में, और हवा हो तो बहुत ही तेज मारता है, तो हम लोग डर गए कि भाई पता नहीं वो लोग दिख नहीं रहे थे कहाँ हैं। तो लेकिन थोड़ी देर में देखा तो तट पर आने लगे थे। वह बच्चा सही सलामत था, लेकिन अमित किनारे तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गया। तुरंत हम उसे अस्पताल ले गए, क्योंकि भाई जब हम बचाते हैं ना तो क्या होता है, एक तो हमें खुद को बचाए रखना है, दूसरी बात उस व्यक्ति को भी बचा के लाना है, तो हमारी क्या मेहनत डबल हो जाती है। जो बचाने वाला व्यक्ति होता है ना उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मतलब इतना ज़्यादा थक गया था कि तट तक आते आते बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अमित को होश आया, हम अस्पताल ले गए और वहाँ उसे होश आया। अमित को होश में देख मेरी जान में जान आ गई। तब तक अमित व मेरे माता पिता भी वहाँ पहुँच गए थे। सारी बात जानकर सबने अमित की प्रशंसा की कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे की मदद की है। तो यहाँ पर एक तरफ उस मतलब जाहिर सी बात है भाई वो भी अच्छे से तैरना नहीं अमित जानता था, लेकिन तब भी उसने अपनी जान जोखिम में डाली और उस बच्चे को बचा लिया। तो ये उक्ति बिल्कुल सही यहाँ पर होती है, वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। अमित जानता था कि अगर मैं यहाँ पर मैं तैरना अच्छा नहीं जानता, अगर थोड़ी सिचुएशन हाथ से बाहर होती तो वो लड़का और अमित दोनों डूब सकते थे, लेकिन अमित ने इसकी परवाह किए बगैर जो है उस बच्चे की मदद करने की सोची ना, तो एकदम सही हुआ कि मतलब मैं मनुष्य हूँ, मुझे दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये सोचकर वो उसने छलांग लगा दी। अब इससे हमें सीख क्या मिल रही है? वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरों की संकट में सहायता करे। अतः हमें भी परोपकार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। जहाँ पर भी हमें लगे कि किसी मनुष्य को हमारी ज़रूरत है, हमारी आवश्यकता है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो हमेशा तैयार रहिए। ये नहीं अपनी उम्र देखी कि भाई हम छोटे हैं, हम छोटे होते हुए भी कई चीज़ें कर सकते हैं दूसरों के लिए, तो वो करने की हमें हमेशा हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में, सफलता की सीढ़ी परिश्रम विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। हम जितना परिश्रम करेंगे हम उतनी सफलता प्राप्त करेंगे। तो जो लोग परिश्रमी नहीं होते वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आप ऐसे समझो, अगर आपको पढ़ने के लिए बोला जाए और आप पढ़ो नहीं, अरे आलस कर जाओ कि नहीं आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, तो क्या नतीजा होगा? आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे? कभी नहीं आएंगे। उसी तरह एक बच्चा जो है जिसने अपना रूटीन बना रखा है, वो रेगुलर बेसिस पे अपनी स्टडीज़ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करके अच्छे से कर रहा है, और एंड ऑफ द ईयर जब उसके एग्ज़ाम्स होंगे तो वो हर चीज़ अपनी प्रिपेयर कर चुका होगा और वो अच्छे से एग्ज़ाम देगा। होता है ना ये? तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि परिश्रम, जो सफलता की सीढ़ी है वो परिश्रम ही होता है। अब इस पे कथा देखिए कैसे बनाते हैं। एक बार मैं अपने माता पिता और बहन के साथ लद्दाख की पहाड़ियों पर चढ़ाई करने जा रहा था, इसलिए हम सुबह 4:30 बजे उठ गए। इतनी ठंड होने के बावजूद हम किसी तरह नहाकर जब बाहर निकले तो ठंड से हमारे पैर सुन्न हो रहे थे। तो क्या हुआ भाई, क्योंकि लद्दाख का एरिया है, आप समझ सकते हो इतना हाई एटीट्यूड होता है, तो वहाँ पर क्या है, ठंड बहुत थी, और उसमें ठंड में हम नहाए बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। हम गाड़ी में बैठकर पहाड़ के पास जा रहे थे। रास्ते में कुछ पहाड़ियों पर बर्फ़ गिरते देख मेरी बहन डरने लगी। मैंने और मेरे माता पिता ने उसका हौसला बढ़ाया तो उसमें जोश आ गया। लद्दाख की पहाड़ियों तक पहुंचने का रास्ता बहुत सकरा था, इसलिए यातायात भी बहुत धीमी गति से बढ़ रहा था। मतलब जो वहाँ पे रास्ते बनाए गए थे, एक्चुअली बहुत दुर्गम एरिया है, तो वहाँ पर इतनी अच्छी सड़कें नहीं है, जो बनाई गई हैं वो भी बहुत सकरी, मतलब एक बार में एक गाड़ी गुजर सकती है, तो वहाँ पर गाड़ियों की ज़्यादा स्पीड नहीं होती, धीमे धीमे वो बढ़ते रहते हैं। बर्फबारी के कारण कुछ गाड़ियों के इंजन खराब हो गए तथा कुछ गाड़ी के टायर बर्फ में फंस गए थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमारी गाड़ी में भी खराबी आ गई, लेकिन हमने हौसला नहीं हारा। जिस पहाड़ पर हमें चढ़ना था उस पर बर्फ जमी थी। अब चूंकि ट्रैकिंग करनी थी तो वहां पर क्या था, बर्फ थी। इतनी दूर आकर चढ़ाई पूरे किए बिना ना लौटने का संकल्प लेकर हमने चढ़ाई शुरू कर दी। अब बर्फ पे चढ़ाई करना आसान नहीं होता, तो उसमें क्या हुआ कि भाई बर्फ़ है तो अब क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, जब इतनी दूर आए हैं तो अब हम चढ़ेंगे, और हमने चढ़ाई शुरू कर दी। ऊपर चढ़ते हुए हमारे मार्गदर्शक के पैर में मोच आ गई। अब जो हमारा गाइड था वो जब ऊपर चढ़ रहा था तो उसको पैर में मोच आ गई। अब देखिए, एक तो मुश्किल पहाड़, ऊपर से बर्फ, और ऊपर से हमारे गाइड के मोच आ गई। मुसीबत पे मुसीबत, जिसके कारण वह आगे हमारे साथ नहीं जा सका। अब चूंकि पैर में मोच है तो भाई जाहिर सी बात है, या तो तुम ऊपर चढ़ना छोड़ दो
या अब उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है आप यहीं बैठो, हम लोग चलते हैं। अब चढ़ाई धीरे धीरे और मुश्किल होने लगी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से चढ़ाई पूरी की। नीचे उतरने पर ऐसे लगा मानो हमने कोई जंग जीत ली। तो अब मान लीजिए अगर हम जो है पहले ही हार जाते, मुश्किलों को देखकर बैठ जाते, मेहनत नहीं करते, तो क्या पहाड़ पर चढ़ पाते और उस अनुभूति को महसूस कर पाते जो एक जंग जीतनी जितनी अनुभूति थी। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर इस लघु कथा में कि आप अगर मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन उस बीच में आपको बहुत सारे बाधाएं आएंगी। जैसे इनके पास भी बाधाएं आई, जाने के रास्ते सकरे थे, टाइम लगा, फिर उसके बाद पहाड़ बहुत मुश्किल था, एक तो वो भी था, ऊपर से बर्फ़ पड़ी हुई थी, फिर हमारे गाइड को भी मोच आ गई। तो एक के बाद मुश्किलें आ रही थी कि चलो भाई अब तुम मत जाओ, हर एक मोमेंट उनसे ये कह रहा था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं सुना। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मेहनत करके ऊपर चढ़ेंगे, और वो चढ़ गए और पूरी तरीके से उन्होंने ऊपर ऊंचाई पर वो पहुंच गए। इस तरह उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। अब इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिली? देखिए क्या है, इसे देखकर मन में विचार आया कि परिश्रम की ही सफलता की सीढ़ी है, परिश्रम से ही सफलता पाई जा सकती है। मतलब इस पूरी लघु कथा के बाद हम क्या करते हैं कि अगर हम परिश्रम करेंगे, हम कोशिश करेंगे, तो हम हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है नंबर 5। क्या है? जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। ये एक कहावत है जो बोली जाती है, लेकिन सिर्फ आधी दी गई है, जान बची तो लाखों पाए। अब इसमें आपको 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। कैसे लिखेंगे? देखिए, अब जान बची लाखों पाओ का मतलब है कि हम किसी मुसीबत में पड़े और फिर फंस के बच के वापस आ गए, तो उसी पर आप एक लघु कथा बना देनी है। एक बार हमें स्कूल में सभी विषयों में बहुत सारा गृह कार्य मिला, मतलब होमवर्क मिला। घर आने पर मैंने हाथ मुंह धोए, खाना खाया और फिर खेलने चला गया। सोचा शाम को बैठकर सारा गृह कार्य फुर्ती से कर लूंगा। तो सारे रूटीन काम किए, लेकिन जो जरूरी काम था वो रात के लिए छोड़ दिया कि होमवर्क हम लास्ट में करेंगे। वहां मैदान में खेलते हुए मुझे मजा आ रहा था। शाम होते ही मुझे गृह कार्य करने की याद हो आई। मैं भागा भागा घर पहुंचा। भागने की वजह से मैं काफी थक गया था, इस कारण मैं पानी पीकर पसीना सुखाने पंखे के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। गर्मी थी तो थके, तब इतना दौड़ रहे थे, थक गए थे, पसीना आया तो कि चलो भाई चलो थोड़ी देर पसीना सुखा लेते हैं। आंखें बंद करके आराम से नीचे फैन के हम बैठ गए। अब देखिए क्या होता है, ठंडी हवा से मुझे आराम मिला, इससे मेरी आंख लग गई। 1 घंटा बाद मैं चौंक कर उठा। उस समय 7:30 बज रहे थे। मैं तुरंत अपने कमरे में गया और पढ़ने बैठ गया। अब चूंकि इतनी देर हो गई थी तो मैंने कहा कि नहीं भाई, काम तो करना है, तो मैं तुरंत पढ़ने के लिए बैठ गया। पर जैसे ही मैंने काम शुरू किया, वैसे ही माँ ने मुझे खाने के लिए बुला लिया। मतलब इतनी देर चूंकि हो चुकी थी कि रात में खाने का समय हो गया, तो माँ ने तुरंत खाने के लिए बुला लिया। खाना बहुत स्वादिष्ट था, पर डर के मारे मैंने हड़बड़ाहट में शीघ्र में ही खाना खा लिया। चूंकि काम करने की टेंशन थी तो जल्दी जल्दी मैंने खाना खा लिया और कमरे में आकर अपना गृह कार्य शुरू कर दिया। जल्दी से रूम में आया और अपना होमवर्क शुरू कर दिया। तभी मेरी बड़ी बहन, जीजा जी और अपने बच्चों के साथ हमारे घर आ गए। अब इतने में गेस्ट भी आ गए। मैं सबसे अच्छी तरह मिला। दीदी मेरे लिए एक उपहार लाई थी। ऊपर से तो मैं प्रसन्न था, लेकिन मन ही मन मुझे पछतावा हो रहा था कि गृह कार्य किए बिना मुझे खेलने नहीं जाना चाहिए था। तो सब तो कर ही रहा था, लेकिन साथ में टेंशन भी हो रही थी, होय राम मैंने होमवर्क नहीं किया, सबसे मिल रहा हूँ, सब काम कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ टेंशन क्या था, अरे बाप रे अभी तो मेरा होमवर्क ही नहीं हुआ है। और साथ में ये कि पहले अगर मैं होमवर्क कर लेता तो शायद ये शाम के सारे मोमेंट्स जो है मैं अच्छे से एंजॉय कर पाता बगैर टेंशन के, क्योंकि खाना भी अच्छा स्वादिष्ट खाना अच्छे से नहीं खा पाए, जो गेस्ट आए उनसे भी मैं ठीक से नहीं मिल पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक टेंशन चल रही है कि मुझे अभी होमवर्क करना है। रात 10 बजे मेहमानों के जाने के बाद मैं गृह कार्य में जुट गया। अब देखिए रात के 10 बज गए, लेकिन अभी तक होमवर्क नहीं हुआ है। फिर रात के 12 बजे मुझे जोर की नींद आने लगी, पर मैं अपनी नींद से लड़ते हुए काम करता रहा। पर कब मेरी आंख बंद हो गई और मैं सो गया, इसका मुझे पता ही नहीं चला। चूंकि नींद अब पूरा दिन का एक्सर्शन है, थकान है, तो नींद तो अपने टाइम पे आएगी ही आएगी। तो 12 बजे तक कोशिश करी, लेकिन उसके बाद कब सो गए नहीं पता चला। जब मैं सुबह उठा तो डर के मारे स्कूल ना जाने का विचार आया, लेकिन तभी मैंने सोचा कि अपनी एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी करने की बजाय हमें अपनी गलती स्वीकार कर उसका सामना करना चाहिए। पहले तो एक गलती करी हमने, क्या किया हमने, होमवर्क किए बगैर मैं खेलने गया।
अब दूसरी बात, दूसरी गलती करूँ कि मैं उसको छुपाने के लिए स्कूल नहीं जाऊँ, दूसरा गलत काम करूँ जिसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं सच बोल के अपनी गलती स्वीकार कर लूँ। मैं नहा धोकर तैयार होकर रसोई में नाश्ते के लिए गया तो माँ मुझे देखकर हंसने लगी। पूछने पर उन्होंने याद दिलाया कि आज रविवार है और रविवार को छुट्टी के दिन मैं स्कूल जाने को क्यों भला तैयार हो गया। मतलब टेंशन के मारे यही याद नहीं रहा कि दूसरे दिन संडे है और तैयार हो गया, इसलिए मम्मी हंस रही थी कि भाई संडे के दिन तुम क्यों तैयार हो गए। यह सुनते ही मुझे एक कहावत आई, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। कहने का मतलब है कि इतनी टेंशन में मुझे याद ही नहीं रहा रात में कि मैं जो है कल संडे है, मैं संडे को काम कर सकता हूँ, उतना टेंशन में था। और सुबह भी वो टेंशन था कि नहीं, मैं अपनी गलती करी है, मैं स्वीकार करूँगा और मैं स्कूल जाऊँगा, इतनी हिम्मत करे। लेकिन बाद में पता चला संडे है तो मेरी जान बच गई झूठ मतलब वो सिचुएशन सामना करने से। तो इसलिए क्या है, जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। तो होमवर्क नहीं किया था तो मैं वो बुद्धू घर को आ गया। अब इससे सीख क्या मिलती है, देखिए अपना काम समय पर करना चाहिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको अपने वर्क को देना चाहिए, बाकी चीज़ें हम बाद में कर सकते हैं। देखिए हम स्कूल से आए थे, थोड़ा फ्रेशअप हो गए, खाना खा लिया तो थकान थोड़ी सी, थोड़ा हमको एक गैप मिल जाता है ना, उसके बाद अपना होमवर्क करिए। उसके बाद जो भी हमारा पूरे दिन का काम है हमें वो करना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, होमवर्क करिए जो ज़रूरी है कल के लिए, क्योंकि अगर हम जितना टालते जाएंगे हमें नहीं पता आने वाली सिचुएशन में उन चीज़ों को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं, क्या चीज़ें हमारे सामने। अब जैसे यहाँ पे था, उसने सोचा कि हम शाम को कर लेंगे, लेकिन शाम को वो इतना थक गया, फिर देर से हुआ, फिर मम्मी ने खाना बुलाया, फिर गेस्ट आ गए, कैसे इतनी देर होती चली गई ना। तो ऐसे आने वाली सिचुएशन में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं पहले हमें उन्हें फेस करना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। यहाँ क्या दिया है, माँ की उपयोगी सीख विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। माँ की उपयोगी सीख, माँ हमेशा हमें जो भी चीज़ें बताती है हमारे फ़ायदे के लिए, हमें डांटेगी तो फ़ायदे के लिए, हमें अगर कुछ भी कहेगी तो हमेशा उसमें उसका बहुत सारा प्यार और हमारे लिए बहुत सारा कंसर्न छिपा होता है। वो चाहती है कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ लें, तो हमेशा वो हमें अच्छी चीज़ ही सिखाएगी। तो यहीं पर हमें इसी पर आधारित एक कथा लिखनी है, माँ की उपयोगी सीख, ऐसी चीज़ जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रही। 10-12 साल की मीनल बचपन से जयपुर या दिल्ली के किसी बड़े नामी कॉलेज के छात्रावास में रहकर पढ़ने की सोचा करती थी कि मतलब मैं बड़ी होकर जब पढ़ूंगी तो मैं हॉस्टल जाके और वहाँ पर पढ़ूंगी। उसके परिवार में माँ पापा के अलावा एक छोटा भाई मोहित भी था। पिता एक सरकारी नौकरी करते थे, उनका खुशहाल परिवार था। मीनल पढ़ाई में तो ठीक ठाक थी, लेकिन घर के कामों में मदद करने के लिए माँ का टोकना उसे पसंद नहीं आता था। वो सोच रही थी भाई जाके मैं हॉस्टल में रहूँगी, सब करूँगी। पढ़ाई अच्छी करती थी लेकिन घर के कामकाज वो अच्छे से नहीं कर पाती थी। लड़का हो या लड़की हो, अपने जीवन संबंधी जितनी चीज़ें हैं हमें करना आना चाहिए। अब यहाँ पर घर संबंधी कार्य में है, जैसे हम अपने सामान को ठीक रखना है, कम से कम अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़ा खाना बना लेना है, ये सारी चीज़ें हर एक लड़के और लड़की को आना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हमें कहाँ जाकर रहना है हमको नहीं पता है। जब तक मम्मी पापा हैं तो हमें बना बनाया खाना मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, सब कुछ है। मान लीजिए हम पढ़ाई के लिए बाहर गए या नौकरी के लिए बाहर गए, तो वहाँ हमें अगर अपने आप बनाना पड़ रहा है, तब बाहर से तो हम हमेशा नहीं खा सकते ना। अगर घर का खाना हम बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो वही चीज़ हुई कि माँ उसे हमेशा टोकती रहती थी घर के कामों, लेकिन जो टोकती थी तो वो मीनल को पसंद नहीं आता था। वह स्कूल से घर आने के बाद अपने कपड़े, जूते, किताबें आदि भी उचित स्थान पर नहीं रखती थी। जब वो घर आती थी तो सारी चीज़ों को उसे अपनी जगह पर रखना चाहिए था, जो वो नहीं करती थी। तो ये भी एक गलत चीज़ थी। माँ अक्सर उसे समझाया करती, लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आता। मीनल ने स्कूल की पढ़ाई पूरी करके जयपुर के किसी कॉलेज में दाखिले की जिद की। उस स्कूल की कि भाई कॉलेज के लिए मुझे जाना है। उसकी जिद पर पिताजी ने जयपुर के एक कॉलेज में उसे दाखिला दिलवाया और वहीं छात्रावास में उसके उसके रहने का सारा इंतज़ाम कर दिया। क्या हुआ, छात्रावास में उसके रहने का पूरा इंतज़ाम कर दिया। मीनल जाते समय कुछ खुश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में सारी असलियत उसके सामने आ गई। भाई वो शुरू से ये सोचती थी कि भाई किसी हॉस्टल में जाकर रहेगी, सब करेगी, तो वही उसकी सारी चीज़ पूरी हुई तो वो जाते समय बहुत खुश थी। लेकिन कुछ ही दिन में जो है
उसे असलियत सामने आई। क्या असलियत थी? देखिए, छात्रावास में उसे सुबह उठकर स्वयं चाय बनानी होती, कमरे की सफाई करनी होती, अपने कपड़े भी धोने पड़ते, जबकि घर पे तो सब माँ करती थी। तो अब देखिए क्या, मीनल को उसकी माँ हमेशा हर काम के लिए समझा रही थी, लेकिन उसने नहीं सुना, क्योंकि आगे क्या सिचुएशंस आने वाली होती है हमें नहीं पता है। तो हमें ये सारी चीज़ें अभी से अपने लिए रेडी करनी होती हैं। छात्रावास में छात्रों को सुबह जागने, प्रार्थना, कसरत, भोजन आदि के लिए बनाए गए नियमों का भी पालन करना पड़ता था। तो हॉस्टल में हर हॉस्टल के अपने एक नियम होते हैं, उनको फॉलो करना, वहाँ साफ सफाई करना, कपड़े धोना, ये सारा एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सभी स्टूडेंट्स को करनी पड़ती हैं। वहाँ मीनल को घर की बहुत याद सताने लगी। अब घर में उसे इतना आराम मिलता था, सब कुछ माँ कर देती थी। अब क्या हुआ, वो सारी चीज़ें उसे खुद करनी पड़ रही है, तो अब माँ की याद आ रही थी। वहाँ कॉलेज से भी उसे काफ़ी कार्य मिलता था, कॉलेज से भी बहुत सारे असाइनमेंट और वर्क मिलते थे, वो भी उसे करना पड़ता था। और वहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं था। पढ़ाई भी करनी है, काम भी करने हैं, खुद अपने लिए बनाना खाना भी है, तो मतलब बहुत सारा काम एक साथ पड़ता था और कोई उसे हेल्प करने वाला नहीं। वह उस बड़े शहर में अनजान थी, अतः कहीं घूमने भी नहीं जा पाती थी, और छात्रावास के खाने में भी माँ के हाथ जैसा स्वाद नहीं था। अब मेस में जो खाना बनता है वो इतना सारा है, माँ तो भैया अपने बच्चों के प्यार के लिए बनाती तो उसमें बहुत स्वाद होता है, लेकिन छात्रावास के खाने में इतना स्वाद नहीं होता, तो उसे माँ के खाने की भी याद आ रही थी। तब मीनल को समझ आया कि माँ की बातें कितनी सही थीं, जिन्हें वह ना सुनना पसंद करती थी, ना समझना चाहती थी। तब वह वास्तविकता को समझ पा रही थी। अब उसे माँ की दी हुई सीख उपयोगी लग रही थी। अगर वो जो माँ सीख दे रही थी हम उसे ले लेते, अगर मीनल ले लेती, तो शायद उसे भविष्य में इन सारी चीज़ों को नहीं झेलना पड़ता। तो माँ जो कुछ भी सिखा रही है चुपचाप सीखते जाओ। क्यों? क्योंकि वो आपके भविष्य के लिए आपको तैयार कर रही है, और उसकी दी हुई हर एक सीख हमेशा कारगर होती है। अब सीख क्या मिल रही है? परिवार या समाज के नियमों का पालन करना हमारे जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो परिवार में कुछ नियम होते हैं कि सबको अपने अपनी चीज़ें अपने तरीके से रखनी है। माँ बाप सपोर्ट के लिए होते हैं, लेकिन वो आपको भविष्य के लिए भी तैयार करते हैं, इसलिए वो आपको बहुत सारी सीखें भी देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को समझना करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपके जो नियम हैं घर के, परिवार के और आपके समाज के, उनको फॉलो कीजिए, तभी आप एक अच्छा भविष्य देख सकते हैं और निर्मित कर सकते हैं। अब आ गए हम प्रश्न संख्या 7 पे। क्या दिया है? बुरे कर्मों का फल विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। अब यहाँ पर क्या है? बुरे कर्म। अगर हम कहते हैं ना, अगर आप जिस चीज़ का पेड़ बोगे आपको उसके ही फल मिलेंगे। मान लीजिए आपने बबूल का पेड़, अगर कांटे वाला पेड़ बोया है तो वो झाड़ी कांटे की ही निकलेगी, यानी कि आप अगर बुरा करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। और अगर आपने आम का पेड़ बोया तो वो बड़ा हो गया, आपको आम देगा। यानी कि अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो उसका हमेशा फल आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो ये हमने आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ समझाई। अब इसी बात पर आपको पूरी एक कथा लिखनी है, यानी कि बुरे कर्मों का फल, यानी कि जो काम आपने गलत किया है उसको गलत ही मिलेगा। अब इसमें कथा देखिए क्या है। एक बार एक भैंस और घोड़े में किसी बात पर विवाद हो गया। हालांकि दोनों एक ही वन में रहते थे, पर एक साथ ही घास चरने व पानी पीने जाते थे। मतलब उनके जो खाने पीने का जो रूटीन था वो साथ साथ का था। लेकिन उस दिन दोनों में इतना विवाद बढ़ गया कि उनमें मारपीट की नौबत आ गई। यानी कि क्या हुआ? इतना ज़्यादा कि हाथापाई शुरू हो गई, लड़ाई हो गई। भैंस ने सींग मार मार कर घोड़े को अधमरा कर दिया। हार कर घोड़ा वहां से भाग गया और एक मनुष्य के पास पहुंचा। उसने मनुष्य से अपनी सहायता की प्रार्थना की कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप मेरी हेल्प करो। मनुष्य ने भैंस के बड़े बड़े सींगों के कारण भैंस से जीतने में अपनी असमर्थता दिखाई कि भाई मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ, उसके इतने बड़े सींग हैं, मैं उससे नहीं जीत पाऊंगा, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तब घोड़े ने उस आदमी को एक उपाय बताते हुए कहा कि तुम एक मोटा डंडा लेकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। क्या करो? उसने उपाय बताया, क्या? मैं मोटा डंडा लो और मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। मैं तेजी से दौड़ता रहूंगा, तुम डंडे से मार मार कर भैंस को अधमरा कर देना और फिर रस्सी से बांध लेना। तो उसने ये उपाय बताया कि तुम ऐसा कर सकते हो, उसको बांध सकते हो। वह बड़ा मीठा दूध देती है, तुम उस दूध को पीकर ताकतवर बन सकते हो। तो अब ये चीज़ थी, उसने बता दिया कि भाई अगर तुम उसको इस तरीके से अपने कब्जे में कर सकते हो और उसको कब्जे में करने के बाद फ़ायदा ये है कि उसके मीठे दूध का आनंद ले सकते हो। उस आदमी ने घोड़े के कहे अनुसार भैंस को अधमरा कर दिया। तब घोड़े ने कहा कि अब तुम मेरे ऊपर से उतरो।
मैं चरने जाऊंगा। अब उसने क्या बोला कि भाई तुमने अधमरा कर दिया है और तुमने जो है अब तुम मेरे जाओ, अब मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ चरने। घोड़े ने बोला आदमी से तुम मेरी पीठ से उतरो। यह सुनते ही आदमी जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम पर सवारी करूंगा और भैंस का दूध पीऊंगा, तुम दोनों मेरी सेवा करना। घोड़े ने भैंस के साथ जैसा किया स्वयं भी वैसा ही पाया। अब उसने क्या किया, दोनों का झगड़ा हुआ था तो आपस में दोनों प्यार से सुलझा लेते, ठीक है ना। उसके लिए तुम तीसरे की मदद लेने गए और उस आदमी की मदद लेने गए जो तुमसे ज्यादा अक्लमंद था। उसने क्या किया, उसने भैंस को तो बांध ही लिया, लेकिन तुमने उसमें बुरा कर्म करने में उसका साथ दिया था, तो तुम्हारे साथ भी वैसा हुआ, वो भी बंदी बना और तुम भी बंदी बने, यानी कि दोनों को उसने बंदी बना लिया। तो क्या है, सच ही कहा गया है, बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा रहता है। तो घोड़े ने बुरा किया था तो उसके साथ भी बुरा ही हुआ। अब इससे हमें सीख क्या मिल रही है, हमें दूसरों के साथ सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, आप कभी भी ऐसा नहीं करना कि उसके साथ बुरा करो, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो जो कुछ हो रहा है, अगर सामने वाला बुरा कर रहा है तो उसको बुरे का बुरा नतीजा बुरा मिलेगा, लेकिन अगर आपने बुरा किया है तो आपको भी उसका फल बुरा ही मिलेगा। तो हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या है 8। यहां पर टॉपिक क्या है, अनूठी संपदा। विषय पर लगभग 100 से 150 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी। अनूठी संपदा मतलब एक ऐसी अनोखी चीज जो हमको प्राप्त हो। अब यहाँ पर क्या है, राजकुमार सिद्धार्थ माता पिता और महल का त्याग करने के वर्षों बाद महात्मा बुद्ध के रूप में कपिलवस्तु पहुंचे। यानी कि जब महात्मा बुद्ध बन गए तो फिर वो वापस उसी राज्य में पहुंचे जो उनका था, जहां से वो माता पिता और पत्नी को त्याग कर गए थे। उनके वहां पहुंचते ही यह समाचार फैल गया कि जो राजकुमार कभी सुंदर और सज्जित रथों पर सवार होकर निकला करता था, आज भिक्षा पात्र हाथ में लिए भिक्षा मांगता घूम रहा है। राजकुमार क्या है, सबको हर चीज उसको मौजूद थी, लेकिन आज वो भिक्षा मांग रहा है। बुद्ध और उनके शिष्यों के दर्शन के लिए नगर के लोग आने लगे। बुद्ध के पिता स्वयं महल से बाहर निकले और पुत्र को गले लगाया। अब उनका पुत्र था भाई, इतने दिन से पुत्र नहीं था, तो आएगा तो एक पिता का प्यार होता है, तो तुरंत ही अपने बेटे को गले लगा लिया। वह उन्हें आदर सहित महल के अंदर ले गए। महल में उन्हें उच्चासन पर बैठने को कहा। अब महल के अंदर लेकर गए और एक ऊंचा सा आसन दिया कि आप वहां पर बैठिए। बुद्ध ने कहा, मैं आपका पुत्र हूं, आपके सामने उच्चासन पर कैसे बैठ सकता हूं। भाई हमेशा पुत्र जो है पिता से नीचे ही रहेगा। पिता हमेशा पद में, उम्र में, अनुभव में, हर एक चीज में हमेशा ऊंचा होता है, तो हमेशा पिता ऊंचे स्थान पर बैठा है पुत्र, तो आप मेरे पिता हैं, मैं आपसे ऊंचे स्थान पर नहीं बैठ सकता हूं। अचानक बुद्ध ने कहा, महाराज यह तो आप जानते ही हैं कि प्राचीन प्रथा के अनुसार पुत्र जब बाहर जाता है तो कुछ अर्जित कर लौटता है। हमेशा होता है भाई, आप अगर जाओगे तो पढ़ने के लिए जाओगे, वहां से पढ़ाई ज्ञान लेकर आओगे, नौकरी के लिए जाओगे तो धन अर्जित करके लेकर आओगे। तो प्राचीन समय से ऐसा रहा है कि जब भी पिता से पुत्र अलग अलग हुआ है तो कुछ अर्जित करके ही लौटा है। तो उसमें से सबसे लौटता है तो उसमें से सबसे बहुमूल्य रत्न अपने पिता के सामने उपस्थित करता है। तो जो कुछ वो कमा के लाया है उसमें से सबसे कीमती जो चीज होती है वो अपने पिता को दे देता है। आज्ञा दें तो मैं अपना अर्जित कोष आपके चरणों में उपस्थित कर दूं। यानी कि अब मैं बाहर गया था, मैंने जो चीज सब अर्जित करी है उसमें जो सबसे बहुमूल्य है, आप आज्ञा दो तो मैं आपको पेश करूं। उन्होंने आगे कहा, जो कोष में यहाँ उपस्थित कर रहा हूं वह शाश्वत ज्ञान का कोष है। मतलब मैं जो आपको चीज दे रहा हूं वो क्या है, वो शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा, वो ऐसे ज्ञान का कोष है। उन्होंने कहा, उन्होंने वहां सत्य, अहिंसा, सदाचार का उपदेश सुनाया। भाई जाहिर सी बात है उनके मोक्ष के उपदेश रहे तो उन्होंने वही उपदेश सुनाए। तो सभी उस अलौकिक धर्म ज्ञान संपदा को पाकर कृत्य हो उठे। तो यहाँ पर ये अनूठी संपदा थी, ऐसी संपदा ना कोई जो हमसे चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई बलपूर्वक हमसे ले सकता है। तो ये हमारा ज्ञान है, ये ऐसी संपदा है जो कोई हमसे कभी ले ही नहीं सकता है, आप ये ध्यान रखिए। तो यही चीज उसमें बताई। तो यही संपदा जो है वो महात्मा बुद्ध ने वहाँ अपने पिता और मौजूद सभी लोगों को दिया, जिससे वहाँ पर सभी लोग बहुत कृतज्ञ हो गए।
अब इसे सीख क्या मिलती है? हमें अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, सदाचार जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। हमेशा सत्य बोलिए, किसी के साथ हिंसा मत कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। ये ऐसे गुण हैं जो आपको हमेशा अपने जीवन में अपनाने चाहिए, जो आपके हमेशा जो आप ये करोगे आपको यही लौट कर वापस मिलेगा। आप ये नहीं चाहते कि आपसे लोग झूठ बोले, आपके ऊपर हिंसा हो, आपको कोई मारे पीटे, आपसे कोई बुरा व्यवहार करे। हम ऐसा कभी अपने साथ नहीं चाहते। तो जब हम अपने साथ नहीं चाहते तो हमें ये व्यवहार कभी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पर। क्या है? घमंडी खरगोश। इस विषय पर हमें 100 से 150 शब्दों की एक लघु कथा लिखनी है। तो अब वर्ड लिमिट आपकी थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो एक घमंडी खरगोश के बारे में हमें एक कथा लिखनी है। तो ये बहुत कथा फेमस है, आप लिख सकते हो। देखिए क्या है, किसी नदी में मंदबुद्धि नामक एक कछुआ रहता था। कछुए का क्या नाम था? मंदबुद्धि। एक दिन वह तट पर लेटकर धूप का आनंद ले रहा था कि तभी एक खरगोश उसके पास आया। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। बातों बातों में दौड़ की बाजी लग गई कि ठीक है भाई, बात हुई तो ये चलो दोनों लोग रेस लगाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलो रेस लगाते हैं। दौड़ लगाने के लिए अगले दिन सूर्योदय का समय निर्धारित किया गया। भाई अगले सुबह सुबह जब कल सूरज निकलेगा तो हम लोग दोनों रेस लगाएंगे। उन्हें दौड़ लगाकर गांव के बाहर बने एक कुएं तक पहुंचना था। तो भाई लक्ष्य भी डिसाइड करो कहां पर है, तो उन्होंने गांव के बाहर के कुएं को डिसाइड कर लिया। अगले दिन निश्चित समय पर दौड़ आरंभ हुई। खरगोश छलांगे लगाता हुआ तेज गति से आगे बढ़ गया और कछुआ अपनी धीमी गति से चलता रहा। अब खरगोश तो तेज दौड़ता है तो जल्दी जल्दी दौड़ते आगे चला गया, और कछुआ तो धीमे धीमे चलता है, वो आराम से चल रहा था। कुछ देर बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। अब चूंकि वो इतनी तेज चल रहा है तो कछुआ उसको कहाँ दिखाई देगा? उसने देखा तो है ही नहीं। उसने सोचा कि वह धीमी चाल से चलने वाला कछुआ उसका क्या मुकाबला करेगा, क्यों ना वह थोड़ी देर घने पेड़ की छाया में विश्राम कर ले। यह सोचकर वह लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद आ गई। अब उसे सोचा कहाँ वो जब तक धीरे धीरे आएगा, चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अब वो लेटा, उसे नींद आ गई। मंदबुद्धि कछुआ निरंतर चलता चलता जब वहां पहुंचा तो उसने खरगोश को गहरी नींद में सोते हुए देखा। कछुआ उसे उसी स्थिति में छोड़कर आगे बढ़ गया। दोपहर बीतने पर खरगोश की आंख खुली तो वह घबराकर सरपट कुएं की ओर दौड़ा। जब वह गांव के बाहर निश्चित स्थान पर पहुंचा तो उसने वहां कछुए को विश्राम करते हुए पाया, और वह दौड़ में हार चुका था, क्योंकि अब जब उसकी नींद खुली पहुंचा तब तक कछुआ जीत चुका था, वो नदी के कुएं तक पहुंच चुका था। उससे थोड़ी दूरी पर एक लोमड़ी बैठी थी। अब जहाँ कछुआ आराम कर रहा था, इतनी देर चल के आया था, बैठा था कुएं के पास, वहीं थोड़ी दूर पे एक लोमड़ी बैठी थी। खरगोश ने पूछा, लोमड़ी मौसी, मैं कछुए से तेज दौड़ा फिर भी हार गया। तेज दौड़ा तब भी हार गया। लोमड़ी ने उत्तर देते हुए कहा, खरगोश भांजे, तुम्हारा घमंड तुम्हें ले डूबा कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो वो घमंड जो है वो उसको हरा देता है। तुमने पहले आराम किया और बाद में काम के बारे में सोचा। जबकि मंदबुद्धि कछुआ निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता गया, इसीलिए वह दौड़ जीत गया। तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो टारगेट हम डिसाइड करते हैं, हमें निरंतर सतत उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि पहले हम बैठ गए, आराम कर लिया, फिर बैठ गए, फिर आराम कर लिया। नहीं, हमें अगर कोई चीज़ पानी है तो लगातार हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब इससे सीख हमें क्या मिलती है? हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। माना कि हमारे अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमें घमंड इस चीज़ का नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी कोई भी घमंडी व्यक्ति होगा वो हमेशा कभी भी जीत नहीं सकता है। ये एक फैक्ट है। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप रावण का ले सकते हैं। कितना बड़ा ज्ञान वेदता व्यक्ति था, परम पराक्रमी था, सबसे बड़ा शिव जी का भक्त था, लेकिन उसके बाद भी उसके घमंड के कारण वो परास्त हो गया, है ना, कि मेरे पास सब कुछ है, सबसे बड़ी ताकत है, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो इस चीज़ का जब उसने घमंड किया ना, तो तभी वो उसके पराजय का कारण बना था। अब है प्रश्न संख्या 10। यहाँ पर हमारे सामने टॉपिक है चतुर किसान। विषय पर 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। तो यहाँ पर चतुर किसान दिया। अब इस पे आप एक दो कथा बना सकते हो। एक तो वो लकड़ी वाली थी, याद है ना, जिसमें वो गट्ठर में बांध देता है, और भी कई हैं उसमें कथाएं। देखिए क्या है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, पर वे सदा लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया था।
उसने अपने चारों लड़कों को अपने पास बुलाया। भाई बेटों में एकता नहीं थी तो उसको टेंशन होती रहती थी कि भाई क्या होगा। तो जब बीमार पड़ा उसे लगा कि शायद अब मैं नहीं बचूंगा, तो उसने इसी फिक्र में अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। तब किसान ने एक लकड़ी का गट्ठर मंगाया और अपने चारों लड़कों को बारी बारी से उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा। लकड़ी का गट्ठर मतलब एक बहुत सारी लकड़ियां ली और उन्हें आपस में बांध दिया और कहा कि लो भाई इस गट्ठर को तोड़ो। सबने तोड़ने की कोशिश करी पर मतलब को टूटा ही नहीं, पर किसी से वह गट्ठर ना टूटा। भाई इतनी सारी लकड़ियां एक साथ कैसे टूटेंगी, तो टूटी ही नहीं। फिर किसान ने उस लकड़ी के गट्ठर को खोलने के लिए कहा। अब उससे बोला कि भाई तुम लोग से टूट तो पा नहीं रही, अब इसकी जो रस्सी बंधी है इसको खोल दो। और फिर लड़कों से बारी बारी एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। सबने आसानी से तोड़ दी। जब उन्होंने गट्ठर खोल दिया और उससे बोला कि तुम एक एक लकड़ी उठाओ और अब इसको एक एक लकड़ी तोड़ो, तो सबने तोड़ दी आसानी से। भाई वो तो पतली हो गई, कम हो गई, तो सबने तोड़ दी। किसान ने अपने बेटों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार वे लकड़ी के गट्ठर को नहीं तोड़ पाए, उसी प्रकार उन्हें भी एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि कोई भी उन्हें हानि ना पहुंचा सके। यह सुनकर चारों लड़कों की आंखें खुल गईं और वे समझ गए कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार लकड़ियां इकट्ठा हो गईं और उन्हें कोई नहीं तोड़ पाया, उसी तरीके से जो है अगर तुम लोग भी मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें भी कोई अलग नहीं कर पाएगा। ये चीज़ बताई। अब इसी पे देखिए एक कथा और थी। एक किसान था जो बहुत बीमार था, उसके बच्चे उसकी बात नहीं सुनते थे। तो उसने जब वो बीमार हुआ तो उसने कहा कि भाई मैंने बहुत सारा धन जो है अपने खेत में छुपा रखा है, और ये कहते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब क्या हुआ, लड़कों को लालच था, उसने पूरे खेत खोद डाले। खेत खोद डाले कि भाई खेत खोदते हैं इसमें धन मिलेगा। खेत खोद डाला, सारा पूरा खेत खोद डाला। तो अच्छा सॉरी, किसान मरा नहीं था, उसने बोला कि मैंने जो है छिपा रखा है। तो उसने ये नहीं बताया कहाँ छिपा रखा है, और सब बच्चों ने सारा खेत खोद डाला। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई पिताजी हमने तो पूरा खेत खोद डाला, हमें तो कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने कहा मिलेगा। तो बगल में एक डलिया रखी थी, उसमें कुछ बीज थे, उसे कहा जाओ ले जाके डाल दो, तुम्हें कुछ दिन में अभी अपने आप जो है जितना धन है वो सारा इन बीजों के कारण ऊपर आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। उन्होंने डाल दिया कहते उसके बाद पानी जरूर डाल देना। तो उसने पानी की सिंचाई कर दी। कुछ दिन बाद खेत में अनाज हो गया। जब अनाज लहलाने लगा तब किसान ने बताया कि देखो ये वो धन है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर परिश्रम रूपी जो धन सामने आया था, अनाज के रूप में जो धन आया था, उस धन के लिए किसान। तो इस तरीके से ये कथा भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो आप यहाँ चतुर किसान के ऊपर लिख सकते हो। अब इससे हमें सीख क्या मिल रही है, एकता में बल है। जब हम सभी मिलजुल कर रहते हैं तो ये मानिए कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता है, चाहे कोई कितनी भी ही कोशिश कर ले। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 11 पे। यहाँ क्या दिया है, अनुशासन का महत्व विषय पर लगभग 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लिखिए। डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा अहमियत है हमारे जीवन में। कोई भी चीज़ है, जैसे सुबह हम उठते हैं तो ज़रूर सारी सी बात है, हम फ्रेशअप होके ब्रश करते हैं, ब्रश करके नहा लेते हैं, नहाने के बाद हमने पूजा करी, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर हम स्कूल गए, स्कूल में भाई हमने पढ़ाई करी, लंच हुआ, लंच बॉक्स किया, वहाँ पढ़ाई करके वापस आए, सारी चीज़ें अपनी सिस्टमेटिक ढंग से रखी, खाना हाथ पैर धोया, खाना खाया, थोड़ी देर विश्राम किया, फिर गृह कार्य किया, खेलने गए। तो अपना एक हमने डिसिप्लिन के साथ हमने अनुशासन बनाया हुआ है कि सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से करनी है। तो वो हमारे रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है, हमारी पढ़ाई के लिए ज़रूरी होती है, हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरी होती है। तो वही चीज़ें, अनुशासन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बात पर हमको एक लघु कथा बनानी है। देखिए क्या है। मदन पिछले 6 महीनों से सेठ जी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। वह बहुत अनुशासन प्रिय था तथा नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति था। अपनी इस अनुशासन प्रियता के कारण वह प्रायः सिग्नल पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी रोक देता था। अब भाई जैसे रोड के कुछ नियम होते हैं, हमें उसी तरीके से काम करना है, तो जैसे रेड लाइट होती थी वो गाड़ी रोक देता था, जिससे उसका सेठ कई बार मीटिंग के लिए लेट हो जाता था। मदन का सोचना था कि अगर समय पर पहुंचना है तो उसके सेठ को घर से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बीच में बहुत सारी रेड लाइट्स होती हैं, हमें कहीं पे भी जाना है तो हमें एक स्पेयर टाइम लेके निकलना पड़ता है। हमेशा यही होता है हमारे साथ ना। अब मान लीजिए आप भी स्कूल के लिए निकलते हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके निकलते हो ना, कि कहीं रास्ते में कुछ हुआ तो हम टाइम पर पहुँचें, तो हमेशा हम थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन वह सेठ जी से यह कह नहीं सकता था
अब क्या ये बात वो सेठ जी से, भाई वो ड्राइवर है, वो कैसे बोले कि भाई आप जल्दी निकलो। मदन की नौकरी खतरे में थी क्योंकि वो उसकी वजह से जो है उसका सेठ बार बार जो है लेट हो जाता था मीटिंग्स के लिए। सेठ जी दूसरा ड्राइवर तलाश कर रहे थे, मगर मदन को इसका कोई अफसोस नहीं था क्योंकि वो भाई अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, एक नियम है, हमें वो फॉलो करना है और वो वही फॉलो कर रहा था। इसलिए उसे लगा कि ठीक है नौकरी जा रही है तो ठीक है, लेकिन मेरे को अपने नियम फॉलो करने हैं। उसकी नौकरी के आखिरी दिन उसके सेठ ने दूसरी ड्राइवर रख लिया और आखिरी दिन थे। एक दिन वह सेठ जी को लेकर मीटिंग के लिए निकला। चौराहे पर लगे सिग्नल पर लाल बत्ती जलते ही मदन को कार रोक दी। लाल सिग्नल था, उसने रोक दी। मदन, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। सेठ जी बोले, लेट हो जाऊंगा, गाड़ी चलाओ। सेठ ने घड़ी देखते हुए मदन से कहा। सेठ जो ने घड़ी देखे, बोले मैं लेट हो जाऊंगा, तुम गाड़ी चलाओ मत रोको। लेकिन सेठ जी अभी रेड लाइट है तो क्या हुआ, अब उसको देर हो रही, रेड लाइट है तो क्या चलो। अभी सेठ जी ने इतना ही कहा था कि उसके बगल से निकलकर एक कार जैसे ही लाल बत्ती के उस पार गई। अब ये बोल रहे थे कि मेरी आगे बढ़ाओ, लेकिन उनके बगल से एक गाड़ी जो है वो तेजी से आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ से आते ट्रक ने उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। अब रेड लाइट है तो हमको रुकने को बोला गया, सामने वाले को आने को बोला गया। अब ये चले गए तो जो सामने से जो ट्रक आ रहा था उससे वो वाली गाड़ी भिड़ गई जो उनके अभी सेठ जी की गाड़ी के बगल से निकली थी। अगर मदन ने कार आगे बढ़ाई होती तो उस ट्रक की चपेट में उसकी कार आती। अपनी आंखों के सामने यह घटना देख सेठ जी सदमे में आ गए। अब उन्हें लगा कि अगर हमने गाड़ी बढ़वा ली, अगर मदन ने बढ़ा ली होती तब तो हम मर जाते। तो इस बात का उनको डर लग गया। उसके बाद पूरे रास्ते मदन ने कहाँ गाड़ी रोकी, कैसे चलाई, सेठ जी ने कुछ नहीं कहा, मतलब कुछ नहीं बोले। मदन जैसे गाड़ी चला रहा था चलाता रहा। अब उन्हें नियमों और अनुशासन का महत्व समझ में आ गया था, किसी सेठ जी को, कि अगर कुछ नियम बनाए गए हैं तो वो कितने ज़रूरी हैं ये देखना। तो इसकी इम्पोर्टेंस सेठ जी को समझ में आ चुकी थी और वो इस चीज़ को समझ चुके थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला रास्ते पर। मीटिंग से वापस लौटते समय उन्होंने मदन का आभार व्यक्त किया और उसे नौकरी से भी ना हटाने का फैसला किया। तो यहाँ पर जब उन्हें इम्पोर्टेंस समझ में आई तो मदन जो कर रहा था वो भी सही कर रहा था, इस चीज़ की बात भी सेठ जी को समझ में आई। मीटिंग से लौटने के बाद उन्होंने मदन को थैंक यू भी बोला कि हाँ तुम्हारी वजह से आज हम लोग की जान बची है, और उसे कभी भी नौकरी से ना हटाने की बात कही। क्योंकि ड्राइवर क्या है ना, उसके हाथों में हमारी ज़िंदगी होती है, तो वो अगर नियम फॉलो कर रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको कहिए कि जो भी रोड के नियम होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना ही है। अब इसे सीख क्या है, आत्म अनुशासन हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे जीवन में जो अनुशासन होता है वो बहुत ज़रूरी है, हमें ये सेल्फ कंट्रोल करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने अंदर उस अनुशासन को एक आदत की तरह, एक हैबिट की तरह लेकर आइए, ये बहुत ज़रूरी है और ये हमें आगे तक सफलता देता है, हमारी ज़िंदगी को सिक्योर रखता है। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 12 है। इसमें हमारा टॉपिक दिया गया है बचत का महत्व। जो हम सेविंग करते हैं वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए, आप अभी तो अर्न नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप कमाते नहीं हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिलते हैं, तो जितने मिलते हैं उसमें से थोड़ा सा खर्च करो, थोड़ा सा बचाओ, ये होता है। तो ये जो आप बचाए हुए पैसे हैं वो आगे चलकर जो आप बहुत ऐसी चीज़ पाना चाहते हो जो थोड़ा महंगा है, उसे आप अचीव कर सकते हो सकता है ना। उसी तरह देखिए क्या होता है, जब मम्मी पापा हैं, पापा अर्न कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जितना कमा रहे हैं उतना पूरा खर्च कर देते हैं, उसमें बहुत सारा जो मनी का पार्ट है उसे बचा कर रखते हैं, सेव करते हैं। कारण क्या है कि भविष्य में अभी आप लोगों को पढ़ाई के ऊपर बहुत जाएगा, आपके जो चीज़ें हैं आपका फ्यूचर बनाने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो इसलिए वो बहुत सारे पैसे को बचाते हैं। अब इसी बचत की इम्पोर्टेंस बताते हुए आपको एक लघु कथा तैयार करनी है 100 से 120 शब्दों के बीच में। तो वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान रखना, ये जो वर्ड लिमिट है इसी के हिसाब से आपको काम करना है। फिर देखिए क्या है, किसी गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। एक वर्ष सूखा पड़ने के कारण फसल ना हो पाई। अनाज की कमी होने की वजह से वह सदैव चिंतित रहता था कि भाई नहीं है अनाज, पूरा साल भर नहीं हो पाएगा, हम लोग खा नहीं पाएंगे। इस बात को लेकर वो बहुत टेंशन में रहता था। घर में राशन केवल इतना ही था कि वे 11 महीने चल सके। अगली फसल होने तक उसे बाकी 1 महीने के राशन की चिंता बार बार सता रही थी।
अब क्या था, उसे लगा कि बाकी के महीने, एक महीने कैसे होगा, आगे की कैसे चलेगा, बार बार उस चीज़ के लिए परेशान था। किसान की पत्नी ने उसे इस तरह परेशान देखकर पूछा, अब वो इतना परेशान था तो उसकी वाइफ ने पूछा कि भाई आखिर बात क्या है कि तुम इतना क्यों परेशान हो, आप आजकल किसी बात को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, क्या बात है, उसकी पत्नी ने सीधे से पूछा। तब किसान ने अपनी चिंता का कारण अपनी पत्नी को बताया। किसान की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा कि वह किसी बात की चिंता ना करे, वह उस 1 महीने के लिए भी राशन का इंतज़ाम कर लेगी। तो उसने बोला कि भाई आपको राशन अगले 1 महीने की चिंता है ना, तो आप परेशान नहीं हो, उस अगले महीने की राशन का इंतज़ाम मैं कर लूँगी। जब पूरा वर्ष आराम से निकल गया और अगली फसल भी अच्छी हुई, तब किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा, आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि मतलब अब साल भर का गैप था, तो उसने बोला भाई 11 महीने का हम कर लेंगे, 12वें महीने के लिए अनाज नहीं है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर तुमने ऐसे कैसे किया कि भाई तुमने 1 महीने का काम चला लिया और हम लोग को पता भी नहीं चला, उसमें 1 महीने के लिए तो राशन था नहीं, तो तुमने कैसे किया। पत्नी ने कहा, जब से आपने राशन के बारे में बताया तभी से मैं जब भी रसोई के लिए राशन निकालती तो उसी में से 2 मुट्ठी अनाज हर बार कोठी में वापस डाल देती। मतलब मान लो आज के लिए क्या है, आज हमें 7 मुट्ठी अनाज चाहिए आज का खाना बनाने के लिए, तो वो 7 मुट्ठी अनाज निकालती तो आज का, लेकिन उसमें से 2 मुट्ठी फिर उनको वापस रख देती। तो इसने डेली का नियम बना लिया था कि वो 7 मुट्ठी की जगह 5 मुट्ठी लेकर ही आ रही थी और 2 मुट्ठी उन्हें वापस कर देती थी। बस उसी की वजह से 12वें महीने के राशन का इंतजाम भी आराम से हो गया और पूरा वर्ष आराम से गुजर गया। तो उसने बोला कि इस तरीके से मैंने जो है उस 12वें महीने का इंतज़ाम कर लिया और पूरा महीना आराम से निकल गया। तो उसकी पत्नी ने अपनी समझ से जो बचत करी, उसकी वजह से उस 1 महीने में उस पूरे परिवार को खाने की कमी नहीं हुई थी। तो यही बचत थी ना। धीरे धीरे भाई, ये तो नहीं एकदम से 1 महीने का राशन तो नहीं इकट्ठा कर सकते, मगर थोड़ा थोड़ा करके तो हम निकाल ही सकते हैं ना। और उसने वही थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया था। अब क्या है, अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, जीवन में बचत की आदत डालनी चाहिए ताकि बुरे वक्त में बचत की गई जमा पूंजी काम आ सके। तो हमें क्या है, इस बचत की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास बुरा वक्त आएगा तो वो पैसा हमारे लिए बहुत काम आने वाला होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी भी जैसे आप लोग अर्न नहीं करते, लेकिन आपको पैसे तो कहीं ना कहीं से मिलते हैं, तो उस पैसे को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके बचाओ। तो जब ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत होगी, आपके परिवार में किसी को ज़रूरत होगी, तो आप उस पैसे को आप उनको दे सकते हो और उनकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, यहाँ पर इतनी सारी लघु कथा हमने पढ़ी, समझी और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी। तो लघु कथा लिखने का तरीका आप समझ गए ना, कि जब कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर हम प्रेजेंट हो, उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, उस पर हम एक कोई कहानी कैसे बना सकते हैं, ये सारा एक स्किल आपको एकदम से नहीं आएगा जब तक आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में सोचोगे नहीं, लिखोगे नहीं। तो थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस लेखन कार्य का करते रहिए, तो एग्ज़ाम टाइम तक आप काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो एक हमने आपको फिर से लेखन कार्य समझा दिया। तो अभी लेखन कार्य के और भी टॉपिक बाकी हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।